सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने दिए लॉकडाउन बढ़ने के संकेत। पीएम ने कहा, एक साथ एक ही झटके में लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता। पीएम 11 अप्रैल को फिर से सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे। देश में 25 मार्च से जारी है लॉकडाउन। कोरोना संकट पर सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की है पैनी नजर। राजस्थान में सबसे पहले 21 मार्च से हुआ था लॉकडाउन। महा लॉकडाउन से हारेगी महामारी। बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। नजरें सबकी इस बात पर टिकी हैं कि 14 को लॉकडाउन खुलेगा या अभी लंबा चलने वाला है। राहत की बात यह है कि कोरोना की विभीषिका अब लोगों के समझ में आ गई है। कुछ जाहिलों को छोड़कर बाय एंड लार्ज सबने इस बात को समझ लिया है कि अगर लॉकडाउन ही बचाव का एकमात्र रास्ता है तो इससे गुरेज क्यों होना चाहिए। अगर आपको खुद के संक्रमित होने का संदेह है या संक्रमित व्यक्ति से मिलने की हिस्ट्री है तो बात को छुपाना या घर बैठना मौत को दावत देना है। अपने करीबियों को मौत में धकेलने, कड़े शब्दों में अगर कहें तो उनके हत्यारे बनने जैसा है। तो इस बात की जिज्ञासा तो है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लेकिन बेचैनी नहीं है। लॉकडाउन सबसे कारगर हथियार है, लेकिन कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ही ज़रूरी है। अभी तक जो लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें इसको गंभीरता से लेना होगा। समाज को खुद इसके लिए तैयार होना होगा और इसीलिए इस सब के बीच ये सवाल पैदा होते हैं कि लॉकडाउन में शिथिलता या और कड़ाई जरूरी है। कोरोना से लंबी लड़ाई के लिए क्या क्या तैयारियां चाहिए होंगी। और सोशल डिस्टेंसिंग अब नहीं तो फिर कब। हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में डॉक्टर M.K. गुप्ता हैं। आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, जाने माने पल्मोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर संगीता खंडेलवाल हैं, आप फिजिशियन हैं। और संगीता गौड़ हैं हमारे साथ, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अपने अपने मोर्चे पर आप सभी कोरोना से जो लड़ाई है उसमें अगली पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, एक कोरोना वॉरियर के नाते ही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि लोग अब घरों में बंद हैं। बहुत करीब 3 हफ्ते होते आए राजस्थान में तो लोगों को लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा है और पिछले करीब हफ्ते भर से तो पुलिस का जो डंडा है उसको भी आराम मिलने लगा है। लोगों को समझ में आ गया है कि घर में रहना है, घर में रहने में ही फ़ायदा है। लेकिन फिर भी जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ छूट रहा है। वो कुछ क्या है? देखिए, अपने कोरोना जो वैश्विक महामारी है इसके बारे में जो अपने सब सुना सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, सबसे कि ये सबसे बड़ी महामारी है और इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो सबके समझ में अभी आ चुकी है। कई लोग हैं जो इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये थोड़ा सा जो इसमें आना चाहिए तरह कंट्रोल वो नहीं आ पाया है। कई ऐसी कमियां, जो कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ पाते और वो उसको एक इजी वे में, एक रिलैक्स मूड में ले लेते हैं और वो उस तोड़ रहे हैं। तो जो कोरोना महामारी है इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन है अपना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपन को इस चीज़ को समझना होगा। अपन को नहीं, अपन के द्वारा जो दूसरों को लोगों को फैलना है उसको रोकना होगा। लोग सोचते हैं कि मेरे तो कुछ नहीं है, मैं क्यों फालतू में अंदर घर में रहूं या क्यों नहीं जाऊं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर मेरे नहीं है, लेकिन मैं अगर किसी के संपर्क में आता हूं तो मेरे साथ जो परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली, माता पिता, उन सब में हो सकता है। क्योंकि आप में तो इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन आपके माता पिता, उनमें इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आप तो कैरियर हो और उनको वो बीमारी लग जाए।
तो इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है और एक सबको इसको गंभीरता से लेना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का हो, किसी कैटेगरी का हो, गांव हो या शहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी को इस बीमारी को गंभीरता से लेना होगा। ठीक है डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, बहुत अच्छी बात आपने बोली और इस पर मैं वापस आऊँगा आपके पास सवाल लेकर। लेकिन एक बात समझाइए डॉक्टर संगीता जी, ये लॉकडाउन जो है उसमें आदमी अपने घर में है, दूसरे के घर नहीं जा रहा है, पड़ोसी के घर नहीं जा रहा है। अगर कहीं कोई ज़रूरी काम से सब्जी लेने जाना है, कुछ और लेने जाना है, राशन लेने जाना है, दवाइयाँ लेने जाना है तो जा रहा है। और वहाँ भी अब लोगों को कम से कम शहरों में हालात इस तरह के देखने को मिल रहे हैं कि एहतियात बरती जा रही है। दुकानों के बाहर डोरियाँ बांधी गई हैं, रस्सियाँ बांधी गई हैं और लोग दूर भी एक दूसरे से खड़े हो रहे हैं। यही सोशल डिस्टेंसिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ और है? जहाँ तक मैं समझती हूँ सोशल डिस्टेंसिंग अब लोगों को समझ में आने लगा है। लोग बाग अपने आप ही दूर रह के अपना सामान खरीदने जाते हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ पेशेंट, अभी हमारा रेगुलर आउटडोर चल रहा है, वहाँ भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर खड़े होते हैं और वो अपने आप ही एक दूसरे को बताने लग जाते हैं कि कृपया आप दूर रहें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। जो महामारी है उसको रोकने का सबसे मेन कारण आपको यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। और जैसा कि महेंद्र जी ने कहा सैनिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझ में आने लगा है। और ये जो अपन सोशल डिस्टेंसिंग है उससे कई कम्युनिकेबल डिसीजेज भी आगे मेरे ख्याल से नहीं आ पाएंगी, ये भी लोगों को समझ में आने लगा है। पहले तो हम बोलते थे कि कृपया आप दूर रहें, जैसे टीबी वाले पेशेंट के, पर अब लोग बाग खुद के लिए हेल्थ अवेयर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, डरने लगे हैं इस महामारी से, इसलिए वो अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे और ये बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। ठीक बात है डॉक्टर महेंद्र जी, इसको थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा था कि हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल तो ज़्यादा हो, आप कोरोना लेकर घूम रहे हो, लेकिन कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा क्योंकि आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा है, लेकिन आपके किसी अपने की ज़िंदगी वो ले सकता है। मतलब आप पेशेंट तो नहीं है लेकिन आप व्हीकल हो सकते हैं, उसके दूसरे तक पहुंचा रहे हो सकते हैं, दूसरा आपके घर का आदमी ही होगा लाजमी तौर पर। तो ये कैसे पता चले कि मैं कोरोना का वाहक हूँ? पहली बात। दूसरी बात, इससे बचने के लिए घर के सदस्यों को आपस में भी किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जो अभी आज की अपन को ज़रूरत भी है इस चीज़ को समझने की। कोरोना का जो वाहक है, जिसको कोरोना कैरियर भी कहते हैं हम, क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो एक बार अगर आपको इन्फेक्टेड करता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमको 1 से 14 दिन माना गया है। यानी कि 14 दिन तक वो एसिम्टोमेटिकली, यानी बिना किसी आपके सिम्टम दिए ही वो दूसरों को इन्फेक्टेड करता रहेगा, वो दूसरों में फैलाता रहेगा। ये जो 14 दिन है ये सबसे बेकार दिन है। उस समय वो अपना पूरे वायरस जो अपने उसको कम्युनिकेट करता रहेगा और दूसरे लोगों में वो पहुंचाता रहेगा। तो अब इस चीज़ को समझना है कि हमें कैसे पता चले कि ये हम इसके कैरियर हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसमें सबसे हिस्ट्री आती है कि हम कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आए हों जो इसको कोरोना पॉजिटिव है। अगर हमारी हिस्ट्री में ऐसा है तो हम कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। एक ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है, अगर हमने पिछले 14 दिन या 20 दिन में, अब तो लॉकडाउन हो चुका है, अगर पहले कहीं यात्रा की है तो हम उसको मानते थे कि आप उसके कैरियर हैं। तीसरा, आपने ऐसे जगह पे गए हो जहाँ पे आपके कोई रिलेटिव हो और उनको बाद में कोरोना पॉजिटिव आ गया, जहाँ आप मिलके आए हो उस समय तो नहीं था लेकिन बाद में वो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो ये जो 3-4 फैक्टर है, अगर हम इसमें आते हैं तो हमें मानना चाहिए कि हम कोरोना कैरियर्स है। इसके साथ में अगर हमें थोड़े से सिम्टम आने लगते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है कि खांसी का चलना तेज, फीवर आ जाता है या हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तो ये एक प्राइमरी सिम्टम है जहाँ कोरोना के सिम्टम आते हैं। तब अगर हम इस हिस्ट्री के साथ में हमें सिम्टम आते हैं तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और हमारा टेस्ट करा के हमको बचना चाहिए और हमारे घर वालों को। दूसरा सवाल था आपका कि अगर हमें पता भी चलता है कि हम कैरियर हैं तो हम कैसे दूसरों को बचाएं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो मास्क का यूज करें, घर में भी रहें। अगर आपको ऐसा है तो मास्क, सिंपल मास्क आप यूज करते हो तो कम्युनिकेट नहीं होगा। दूसरा, हम कभी भी अगर घर में कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ के हाथ लगाते हैं तो तुरंत सैनिटाइज करें और दिन में कम से कम 15 से 20 बार साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं, ताकि हम अगर किसी को टच भी किया हो या किसी वस्तु के आस में आए तो वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है कि हमने खांसा या छींका तो हमारे जो वायरस है वो ड्रॉपलेट के यानी कफ के साथ मिलके और सारी सतह जो भी होती है, टेबल है, कुर्सी है, हमारी किचन में कोई सामान है, टीवी है, इनके यहाँ पे गिर जाते हैं। और जब हम उसके हाथ लगा के हैं और शरीर के अपने खुद के कहीं पे हाथ लगाते हैं तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है।
तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें सबसे बेस्ट है कि हमको बार बार अगर हम हाथ साफ करेंगे तो हमारा वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा। बार बार हम किसी चीज़ को वस्तु को हाथ लगाते हैं तो हम तुरंत सैनिटाइजर रखें और तुरंत सैनिटाइजर को साफ कर ले। ये हमारे 2 तरीके अगर हम इसको प्रॉपरली करते हैं तो ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में नहीं पहुंचेगा। बड़े बुजुर्गों से मिलने में भी क्या एहतियात बरतना चाहिए घर में रहते हुए आदमी को? हाँ, अगर आपको हिस्ट्री है कोरोना कैरियर के, आप उस गाइडलाइन में आते हैं और आपको अगर कोई सिम्टम है, सिंपल जुकाम खांसी भी है, तो आपको घर में जो बुजुर्ग है या जो घर में है जिनको अस्थमा, COPD, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है, उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए और उनको भी आइसोलेट रखना चाहिए, वो रखना चाहिए दूर, ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना पहुंचे। क्योंकि उनमें ये अगर इन्फेक्शन सिंपल भी थोड़े से भी वायरस पहुंचते हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने के या बीमारी बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक। संगीता गौड़, जिस वक्त ये कोरोना से 2-4 हुए हम लोग और इसके खतरे को सही मायने में जब लोगों ने समझना शुरू किया, तब शुरुआती दौर में रेजिस्टेंस कोरोना को लेकर हो नहीं हो, लेकिन सरकार के जो ऐलान थे, सरकार की जो अपीलें थी, उनको लेकर एक रेजिस्टेंस लोगों में दिखाई दे रहा था और पूरा भारत करीब करीब कमोबेश इस भाव में जी रहा था कि हमारे यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, ये मुझे नहीं होगा, इस आत्ममुक्ता में आदमी जी रहा था। अब क्या लग रहा है आपको? महसूस ये किया जा रहा है कि आम आदमी में जागरूकता आई है, इस बात को लेकर कोई बेचैनी बेता भी नहीं है कि नहीं 14 को तो लॉकडाउन खुल ही जाना चाहिए। समझ में अब जो मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे लिए इससे लड़ना, इससे बाहर निकलना ज़रूरी है, कुछ दिन और घरों में रहना है तो रहना चाहिए, रहेंगे। क्या आपके पास किस तरह के इनपुट्स हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अभी लॉकडाउन हुआ, जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हैं, पहले शायद हम लोगों में भी ऐसी चीज़ें थी कि हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो हम कोई विदेश यात्रा करके आए हैं या हमने कोई प्लेन में यात्रा करी है, ट्रेन में करी है, बस में करी है। जिन लोगों ने नहीं की है उन लोगों की बात कह रही हूँ। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारे पास में ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वहाँ पर भी पहुँचा है और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है राजस्थान की कि उसके आंकड़े भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, जो पहले हमारे नज़र में यूँ था कि चलो ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 लोग मिले हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन आज राजस्थान की परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पर अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक डर जो है वो एक मन में एक डर बैठ गया है। चलिए ठीक है, हम लोग जो मेरे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं, 2 डॉक्टर्स मेरे साथ में हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, हमारे लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक आम जनता, एक आम जन की जो एक कोशिश होनी चाहिए, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे छूटे, वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस वजह से हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और ये चीज़ें आज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें कि अगर हम पृथ्वी की तरफ देखें तो मैं अभी कुछ दिनों से 2-4 दिन से रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि पृथ्वी शायद अपने आप को रीसेट कर रही है, क्योंकि जब पहले प्रदूषण देखा जाए, गाड़ियाँ इस तरह के इतने गाड़ियों के हॉर्न से ही जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है तो उसके पॉल्यूशन से कितना होगा, हमारी ओजोन परत जो है वो कितनी कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन आज पृथ्वी जो है अपने आप को ऐसे लगता है कि रीसेट कर रही है। लेकिन कोरोना जो है ये एक बहुत बड़ी महामारी है, उससे डर भी है, उससे भय भी है, लेकिन इससे लड़ा जा सकता है। अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी हम इसको रोक सकते हैं। अभी आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं अगर हम लोग जागरूक होके आगे आएं और खुद अपने लिए बताएं कि हमारे साथ में, हमारे परिवार में या पड़ोस में ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम आगे बढ़ के आके करते हैं तो शायद ये तकलीफें कम हो जाएगी। ठीक बात है। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, जब ये कोरोना से हम गुजर कर आगे निकल चुके होंगे, ईश्वर ने चाहा सुरक्षित होकर, उसके बाद एक ठहराव के साथ शायद ये दुनिया इस बारे में सोचेगी कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे भविष्य की क्या चुनौतियाँ हैं और क्या तैयारियाँ होनी चाहिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक जिम्मेदार आदमी के तौर पर आपको क्या लगता है, मेडिकल जो सेक्टर है वो इसको किस तरह से देखेगा और भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए क्या अपने आप को फिर से तैयार करेगा? मसलन जो मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे रिसर्च पर मुझे लगता है कि अब ज़्यादा जोर होगा, नई टेक्निक्स पर अब ज़्यादा जोर होगा। अब तक हॉस्पिटल्स जिस तैयारी के साथ बनाए जाते थे, संभवतः उससे ज़्यादा बड़ा उनका एरिया होगा। कुछ जगह खाली भी छोड़ दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी भी कोई महामारी जैसी स्थिति हो तो ये नहीं हो कि कहाँ रखें लोगों को। अब हमको इस तरह की तैयारियों के साथ भविष्य को देखना होगा, खासतौर पर मेडिकल सेक्टर को। क्या ये सही अंदाज़ा है डॉक्टर एम के गुप्ता? बिल्कुल जेपी, ये बिल्कुल सही बात है कि अब तक जो हमारी बीमारियों का जो हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि ट्रीटमेंट का मतलब केवल एंटीबायोटिक दे दो, भर्ती कर लो, ऑपरेशन कर लो। ये एक सिंपल एक थ्योरी थी कि मेडिकल का मतलब ये है,
लेकिन आज इस महामारी ने ये बता दिया है कि मेडिकल का मतलब ये नहीं है, मेडिकल एक प्रिवेंशन से शुरू होता है। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड उसके आगे के जो मेजरमेंट है, फ्यूचर जिसको बोलते हैं, रिसर्च उस पर होगा। आज इस वैश्विक महामारी को अपन बारे में देखें तो आज हमारे पास अगर ये पहली बात अच्छी किस्मत माने इसको कि हमारा बहुत लेट आया है, चाइना और इटली होने के बाद जब तक हम समझ चुके थे, हमारे थोड़ी सी गाइडलाइन आ चुकी थी कि क्या है बीमारी। अदरवाइज इसका एक साथ अगर हमारे यहाँ आए तो कोई ट्रीटमेंट का वो सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि इसका बेसिक ट्रीटमेंट है क्वारंटीन, आइसोलेशन, और आइसोलेशन की जगह ही नहीं होती है हॉस्पिटल में। अगर हम देखा जाए तो आमतौर पर हॉस्पिटल में बेड होते हैं वो फुल होते हैं, मतलब आइसोलेशन करके एक वार्ड कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर में होता ही नहीं है। लेकिन अब इस स्थिति में जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि हमको हॉस्पिटल का निर्माण भी इस तरह से करना होगा कि इसमें एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पे हम इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज या कभी महामारी आए तो उन लोगों को रख सकें। दूसरा है कि दूसरी बात है कि जो डायग्नोसिस का जो पैटर्न है वो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, जो लेटेस्ट टेक्निक है उनको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो आज हमारी डायग्नोसिस इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जितना हमको चाहिए इतना हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे पास मशीनरी नहीं है। हमारे पास PCR मशीन जो होती है वो लिमिटेड है, हम उन्हीं लोगों का कर सकते हैं जो हाई रिस्क है, जो कॉन्टैक्ट में आए। एक जनरल सर्वे नहीं कर सकते, अगर हम जनरल सर्वे करें तो हो सकता है हमारी जो आंकड़े कुछ अलग आए, लेकिन आज हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट को या सरकार को भी आगे ध्यान रखना होगा कि अगर कभी भी ऐसी बीमारी आती है तो हमारे पास लेटेस्ट मशीन एक अमाउंट में हो, एक कंप्लीट अमाउंट ऐसी हो जिसमें हम तुरंत जांच करना शुरू कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। और तीसरा रिसर्च, एक आपको एपिडेमियोलॉजी या एपिडेमिक रिसर्च करना होगा कि कौन सी बीमारी कब किस तरह से आती है और उसका क्या हमारे पास ध्यान रखना होता है, क्या हम उसकी तैयारियां करें ताकि वो कभी भी ऐसी क्योंकि देखो अब जो जीवन लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से ये एपिडेमिक्स होते रहते हैं। पहले हम बाहर सुनते थे आज सार्स है, मर्स है, ये हमारे यहाँ नहीं आया, वो वहीं की वहीं रुक गया। लेकिन ये आज कोरोना को भी हम सोचते कि हमारे यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आ गया। तो कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है, किसी भी देश में वो एपिडेमिक का रूप या पेंडेमिक का रूप ले सकती है। तो हमें वो सब तैयारी करके रखनी होगी, सरकार को भी विशेष रूप से, कि ये कोई सी बीमारी आए तो हम उसको कैसे लड़ें। भारत सरकार ने बहुत जल्दी अपन को लॉकडाउन करके इस बीमारी को कंट्रोल तो कर दिया है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। अभी ये बीमारी एक उस लिमिटेड या कंट्रोल रूप में तो है, लेकिन अभी ये अपना पूरा टाइम अभी इसको लगेगा पूरा कंट्रोल होने में, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन की वजह से ये ज़्यादा फैल नहीं रहा। जैसे ही पब्लिक में ये फैलेगा तब भी ये हमें आगे दिक्कत कर सकता है। अभी तो जो इसका पीक था वो उसको हमने डाउन कर लिया इस लॉकडाउन की वजह से। अदरवाइज अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो वो पीक अगर आ जाता है तो हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम मरीजों को ठीक कर या मरीजों को, हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी होती। तो उस पीक जो था उसको तो हमने डाउन कर लिया, लेकिन ये रिसर्च हो सकता है, ये वापस आ सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। इस लॉकडाउन को अगर हम इतना जल्दी अगर बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद ये वापस बढ़ जाए, क्योंकि अभी केस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें लॉकडाउन के बारे में अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, जब तक कि ये पूरा एक मास सर्वे नहीं हो जाए, जब तक कि हमारे पॉजिटिव केस आना कम हो जाए, तब हमें लगेगा कि हम कंट्रोल में हैं, तब हमें इस लॉकडाउन को खोलने की या एक स्टेप बाय स्टेप खोलने की जरूरत होगी। ठीक बात है। डॉक्टर संगीता, जो एहतियात की बात हो रही है लगातार, उनमें मोटे तौर पर लोगों ने कोरोना से बचाव का तरीका, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि घर में रहिए और बाहर निकलिए तो मास्क लगा लीजिए। बिल्कुल। अब जिस बारीकी के साथ ये लड़ाई लड़ी जानी है वहाँ तक शायद लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं। मास्क आपको लगाना है तो कैसे लगाना है, और खोलना है तो कैसे खोलना है, उसको टच करना है तो कैसे टच करना है। आपको हाथ भी अगर धोने हैं या हाथ सैनिटाइज करने हैं तो केवल हाथ पर स्प्रिट लगा लेना है या सैनिटाइजर लगा लेना है, उतना काफ़ी है। या आपको कब कब लगाना ज़रूरी है, जब आप बाहर से आएंगे या बाहर जाएंगे, आप फला चीज़ को आपने छू लिया तो आपको ऐसा करना ज़रूरी है। ये बारीक चीज़ें अभी तक लोगों तक शायद पहुँचने में वक्त लगेगा। एक एजुकेशन की ज़रूरत महसूस हम लोग करेंगे। ये ऐसा है जैसे कोरोना का संकट अचानक सर पर आ गया तो एक क्रैश कोर्स तो आपने दे दिया, लोगों को समझा दिया, लेकिन डिटेल में लोगों को ये चीज़ें समझाने में वक्त लगेगा। इसको कितना बड़ा चैलेंज माने? हाँ, ये आपका बहुत अच्छी क्वेश्चन है, और चैलेंज तो इसको मानना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से ये महामारी फैल रही है तो हमको प्रॉपर मास्क को कैसे यूज़ करना है, कैसे निकालना है, कहाँ कब सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे मास्क जो है आप N95 ये यूज़ करते हैं, पर अब जो चल रहा है कि एक कपड़े का भी आप मास्क बना सकते हैं। प्रॉपर उसको आपको प्रॉपरली उसको यूज़ करना पड़ेगा, जो आपके माउथ को, नाक को कवर करे, और उसके बाद जब आपको निकालना हो या नीचे करना है या पानी पीना है, कुछ करना है आपको, तो आप उसको डायरेक्ट
माउथ या नोज के जैसे टच नहीं करेंगे, है ना। आप उसको साइड से, साइड वाले पार्ट जो कि आपके कान के ऊपर से जा रहा है वहां से आप उसको नीचे करेंगे। पर नीचे करने से पहले आप अपने हाथ प्रॉपर सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे। उसको कैसे करना है 20 मिनट तक आजकल टीवी में बहुत बताया जा रहा है। उसके लिए आपको स्मोक करके एक होता है, उस हिसाब से आपको वॉश करना पड़ेगा। आपको आगे पीछे उंगलियां, अपने नेल्स, अंगूठे और रिस्ट, यहाँ तक आपको प्रॉपर हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप साबुन भी यूज कर सकते हैं और उससे भी आप अच्छे से हाथ धो सकते हैं। मतलब ये है कि आपके जो हाथ हैं वो डायरेक्ट आपके फेस के ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो वायरस है वो बहुत जल्दी वहां से एक्शन काम करना चालू कर देता है। तो आपको वो प्रॉपर यूज करना ही पड़ेगा। प्रॉपर अगर आप जैसे कहीं जा रहे हैं बाहर, आपको कोई जरूरी सामान लेने जाना है, तो आप अगर दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू आपको अपना हाथ जो सैनिटाइजर आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप एक एहतियात के तौर पे या तो आपके पास में कोई पेपर है, आई मीन या तो कोई कॉटन स्वाब है, उसमें आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में सैनिटाइजर नहीं है तो उसको आप जब निकलते हैं घर से बाहर तो प्रॉपर उसको वापस से उसे जिसको हैंडल को आपने हाथ लगाया उसको वापस रब करेंगे। फिर आप जाएंगे, आपकी जो कार या स्कूटर के जो हैंडल है उनको पहले सैनिटाइजर लगाएंगे, उसके बाद बैठेंगे, देन आप आगे जाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां हमको बरतनी बहुत जरूरी है। महामारी से अगर बचना है तो ये बहुत जरूरी है। सही बात है। और ये अभी तो हम ये विभीषिका के काल में ये जो क्राइसिस का वक्त है इसमें बहुत जल्दी में सीख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों को बहुत बेहतर तरीके से, हालांकि ये लंबी विस्तार से चर्चा का विषय है, लेकिन ये लगता है संगीता गौड़ कि इन चीज़ों को बारीकी के साथ हमको हमारी पढ़ाई में ही बच्चों को समझा देनी पड़ेंगी आने वाले समय में जो चुनौतियां आ रही हैं उनको देखते हुए, ताकि उनके स्वभाव में, उनकी आदतों में ये बात शुमार हो जाए कि कैसे जीना है अगर इस दौर में रहना है तो। संगीता गौड़, ये बहुत अच्छी बात कही। अभी घर पे मैंने एक प्रैक्टिकली शुरू किया है घर के बच्चों से ही। मैं आज आपके माध्यम से भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हैंड वॉश करना है तो वो खेल ही खेल में हैंड वॉश कर सकते हैं, यानी 20 सेकंड तक। तो वो अपने हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 से 20 सेकंड तक वो हाथ को, अपने हैंड्स को वॉश करें, ताकि ये चीज़ें उनके साथ में शुरू से, क्योंकि आज ये कोरोना जैसी महामारी जो हमारे साथ में हम लोग देख रहे हैं, ये वैसे भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। अब ये आने वाले हमारे पाठ्यक्रम में भी जैसे महामारियां हमारी पुरानी जो हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ बीत चुकी हैं, उनके साथ साथ अब कोरोना जो है कि 2019 से ये महामारी शुरू हुई थी, तो पाठ्यक्रम में वैसे ही शुरू होने वाली है। जो इस काल में जो बच्चे जी रहे हैं या हम जी रहे हैं, वो इसको जीना सीख रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अभी बात करी डॉक्टर साहब ने कि हैंड वॉश कैसे करना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे हाइजीन रहना है। तो अब जैसे मैं कुछ महिलाओं के लिए बात करूं तो महिलाएं घर में बैठ के भी बहुत अपना जो है, चलो बहुत केयर करने लग गई है। जैसे एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा जो है वो खुद घर में यूज़ करने लग गई है। आंवला, अरीठा, शिकाकाई ऐसी चीज़ें घर में यूज़ करने लग गई है। तो ये पुरानी ट्रेडिशनल लाइफ जो है वापस से आ रही है और ये बहुत अच्छी भी है। तो इसमें घबराने की और डरने की, कोरोना जैसी महामारी से ठीक है, वो हमें है, वो कोरोना फाइटर्स लड़ रहे हैं उसके लिए, लेकिन हम लोग ये जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए जो हम घर में बैठ के कर रहे हैं, बेसन का उपटन बना रही है महिलाएं, बेसन नींबू का उपटन लगा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये आप ये प्रतिदिन अपने घर में कर रहे हैं, बच्चे हैंड वॉश कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें जो घर की, जो एक घर के मसाले जो होते हैं, घर का जो खान पान है वो घर में खाया जा रहा है। कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल नहीं है, तो ज़्यादा तेलीय चीज़ें नहीं है, तो घर में ही ये चीज़ें जब खाई जा रही है तो ये बच्चे जो है आज से ही ये चीज़ें आगे तक लेके जाने वाले हैं और आगे इस ऐसी महामारियों के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। ये लड़ाई लंबी है और सब कुछ साथ में मिलकर लड़नी है। इसके अलग अलग पहलुओं पर हम रोज़ आपके लिए कुछ विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं और आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Crow View